देखिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आजकल आप देख रहे होंगे कि उत्तराखंड में भू कानून को लेकर के लोगों में बहुत अधिक उद्विग्नता है, बेचैनी है, विरोध के स्वर हर तरफ से उठ रहे हैं। छोटी से छोटी जगहों पर भी भू कानून से संबंधित रैलियां हो रही हैं, तो बिना बुलाए, बिना किसी आमंत्रण के, बिना किसी संगठित कार्य के हजारों लोग जुट जा रहे हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम आज इसलिए कर रहे हैं कि अभी हाल ही में उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने हमारी विधानसभा, केदारनाथ विधानसभा के अगस्तमुनि में एक बहुत बड़ा समारोह सरकारी खर्चे पर करके घोषणा की है कि वो बहुत ही कठोर भू कानून लाने जा रहे हैं। देखिए, इससे पहले 2022 के साल में भी आपको अगर याद हो, बहुत ही सम्मानित, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पे मौजूद हैं, इन्हीं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने घोषणा करी थी कि एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति कठोर भू कानून को बनाने के लिए उन्होंने बना दी है, जिसमें शायद एक पूर्व मुख्य सचिव थे, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के सम्मानित अध्यक्ष अजयेंद्र अजय जी थे और कई सम्मानित लोग थे। 22 से लेकर के अभी तक के उनके उस उच्च अधिकार समिति ने क्या किया, मैं ये तो नहीं जानता हूँ, लेकिन आज मैं आपके सामने, देखिए, हमें भी उत्कंठा हुई कि आखिर जो परिवर्तन 18 में हमारे सामने, जब मैं विधानसभा का सदस्य था, 18 में जो परिवर्तन, जो ये उत्तराखंड में प्रचलित भू कानून है, इसको कहते हैं यूपी जमींदारी एबोलिशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950, इसकी दो धाराओं में 143 और 154 में जो परिवर्तन उस दिन किए थे, आखिर किसको फायदा देने के लिए। देखिए, आज सम्मानित स्वर्गीय और प्रातः स्मरणीय आदरणीय प्रकाश पंत जी नहीं है। उस दिन का डायलॉग अगर विधानसभा का आप देखेंगे तो मैंने बहुत कड़े शब्दों का प्रयोग किया था। मैंने ये कहा था कि आपको, सरकार को उत्तराखंड की जमीन लुटाने का कोई जनादेश प्राप्त नहीं था। उन्होंने कहा था हमको जनादेश प्राप्त है। आप उन डायलॉग को भी देखिएगा, उस समय सरकार ने कितने बड़े लुभावनी बातें करी थी कि साहब इतने उद्योग लग जाएंगे, उतने लग जाएंगे, लेकिन जो हकीकत में हुआ क्या, इन परिवर्तनों के बाद उत्तराखंड की कितनी जमीन और किन समूहों को दी गई है, उसका डेटा हम आपको शेयर करेंगे। देखिए, प्रेस नोट बहुत लेंथी है और इसको हम आपको तीनों फॉर्मेट में दे देंगे। हम आपको वर्ड में देंगे, हम आपको पीडीएफ में देंगे, और हम जो मोबाइल पर जो कुर्ती जो भाषा मंगल की चलती है उस पर भी देंगे। डेटा बहुत बड़ा है। हमने 2 जिलों का अध्ययन किया है, हरिद्वार और पौड़ी जिले का। हरिद्वार और पौड़ी जिले के मामले और एक जॉर्ज एवरेस्ट का मामला है। कैसे उत्तराखंड की, देखिए, मसूरी यहाँ से दूर नहीं है, कैसे उत्तराखंड की खरबों की जमीन 1 करोड़ साल के किराए पर एक बेनामी से अनामसी कंपनी को दी गई है। इन सब मामलों के हम आपको डेटा शेयर करेंगे। मैं आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं यही कहूँगा कि अलग से बहुत ज़्यादा ये मैं जॉर्ज एवरेस्ट से शुरू करूँ। देखिए, जॉर्ज एवरेस्ट से अगर मैं आप शुरू करूँ, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी बता रहे हैं, का आदेश है मुझे। देखिए, जॉर्ज मसूरी के पास में एक पार्क स्टेट एक ज़मीन है। पार्क स्टेट कहते हैं, पहले स्टेट्स होती थी। स्टेट ये होती थी कि जिन लोगों के पास बड़ी बड़ी ज़मीनें होती थी उनको स्टेट का नाम देते थे। तो हाथी पांव में 422 एकड़ ज़मीन पार्क स्टेट की थी, उसमें कई लोगों की ज़मीनें थी। इसमें से 172 एकड़ ज़मीन उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग ने स्वर्गीय MC शाह परिवार, स्वर्गीय CP शर्मा परिवार, जो यमकेश्वर के मराल गांव के मूल निवासी थे, अर्चना पूरण सिंह के पिता स्वर्गीय पूरण सिंह आदि से पर्यटन विकास के नाम पर 1990 से लेकर 1992 तक अधिग्रहित की थी। दिल्ली से सबसे नज़दीक हिल स्टेशन मसूरी की और सरकारी ज़मीन
उत्तराखंड की सबसे बेशकीमती ज़मीनों में से एक थी, इसलिए देश विदेश के सारे बड़े उद्योगपतियों और कारोबारियों की नज़र इस ज़मीन पर थी। उत्तर प्रदेश के ज़माने में समाजवादी पार्टी की सरकार में भी इस ज़मीन को एसएल वर्ल्ड कंपनी को देने की बात चली थी, लेकिन तब भारी जन विरोध और पत्र पत्रिकाओं में लेख प्रकाशित होने के कारण सरकार ने यह फैसला नहीं लिया था। जो काम उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं कर पाई थी, उसे 19 जुलाई 2023 को उत्तराखंड के पर्यटन सचिव पर्यटन विकास परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सचिन कुर्वे के एक हस्ताक्षर से हो गया। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने 172 एकड़ पर्यटन विभाग की भूमि में से 142 एकड़ भूमि, 142 एकड़ भूमि का मतलब होता है 762 बीघा। अगर आप नाली में उस जमीन को माने तो 2826 नाली होती है, और अगर वर्ग मीटर में अगर आप उस जमीन को माने इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दशा, लाख, 57,44,566 वर्ग मीटर जमीन होती है। राजस एरो स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर प्राइवेट लिमिटेड को केवल 1 करोड़ सालाना किराया पर इस जमीन को साहसिक पर्यटन से संबंधित गतिविधियों के ऑपरेशन, मैनेजमेंट और डेवलपमेंट के नाम पर 15 साल के लिए दे दिया। इस 762 बीघा जमीन यानी 57,44,566 वर्ग मीटर भूमि का सरकारी रेटों पर मूल्य आज के समय पर 2757 करोड़ के लगभग है। जमीन का यह रेट सरकारी रेट के अनुसार है। जमीन का वास्तविक बाजार मूल्य आमतौर पर हमेशा 4 गुना होता है और व्यावसायिक पर्यटक स्थलों पर 10 गुना तक होता है। तो आप इसका वास्तविक मूल्य समझ लें कि इस जमीन का कितना था। उत्तराखंड सरकार के पर्यटन विभाग के काबिल अधिकारियों ने खरबों की यह भूमि 15 साल के लिए शायद साहसिक पर्यटन से संबंधित किसी भी व्यावसायिक गतिविधि को चलाने के लिए दे दी थी। पर्यटन गतिविधियों में वहां से हेलीकॉप्टर संचालन भी था। मेरे केदारनाथ में 10 नाली जमीन से हेली संचालन करने वाली कंपनियां साल का ही 1 करोड़ किराया आदि में देती हैं। इस कंपनी की मांग पर पर्यटन विभाग ने समझौता हस्ताक्षरित करते समय शर्तों में एक बिंदु और जोड़ दिया, जिसके अनुसार 15 साल काम करने के बाद भी यदि पर्यटन विभाग इस भूमि को फिर से इन गतिविधियों के लिए किसी कंपनी को देना चाहता हो तो उस समय भी सबसे पहले किसी कंपनी को देना होगा। इस तरह उत्तराखंड के सबसे कीमती इस भूमि को उत्तराखंड सरकार के काबिल अधिकारियों ने हमेशा के लिए इस कंपनी को देने का पूरा कानूनी इंतजाम कर दिया। आप सभी सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं, इसलिए आप जानते हैं किसी अधिकारी की इतनी हैसियत नहीं होती है कि अपने दम पर इतना बड़ा निर्णय ले ले। कंपनी को यह काम देने का रास्ता राज्य की कैबिनेट के एक निर्णय के बाद हुआ, यानी इस जमीन के, आप इसको नोट कर लीजिएगा, कैबिनेट ने इससे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया था, यानी जमीन के सौदे की पूरी सरकार सम्मिलित थी। जिस भूमि को 15 साल के लिए 1 करोड़ सालाना किराए में दिया गया, उस भूमि को देने के लिए हुए टेंडर में के वित्तीय वर्ष से पहले पर्यटन विकास विभाग, देखिए ऐसा है, जिस साल अभी पिछले साल जब टेंडर हुआ उससे पहले इन्होंने क्या किया कि एडीबी एशियन डेवलपमेंट बोर्ड से 23 करोड़ बैंक से 23 करोड़ रुपया कर्जा लेकर के उस जमीन का डेवलपमेंट किया। अब आप ये लगाइए कि पहले एक तो जमीन की आपने मात्रा देख ली है, जमीन का बाजार मूल्य देख लिया है, अब आप ये लगाइए कि उस जमीन को डेवलप करने के लिए 23 करोड़ रुपया कर्जा लिया गया, उस पर 23 करोड़ रुपया कर्जा लगाया और 15 साल में सरकार को मिलेगा कितना किराए में, 1 साल के हिसाब से 15 करोड़ रुपया। तो मेरा ये कहना है कि 23 करोड़ का काम, अच्छा जो 23 करोड़ का काम भी एडीबी के कर्जे से हुआ है, उसमें जो सूचना अधिकार में जानकारी मिली है 5 करोड़ के काम का तो कहीं पता ही नहीं, जमीन पर 5 करोड़ के काम ही नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि उत्तराखंड सरकार के काबिल अधिकारी बता सकते हैं कि वो 23 करोड़ का कर्जा लेते हैं, खरबों की जमीन, 23 करोड़ के कर्जे पे खरबों की जमीन दे करके सिर्फ 15 करोड़ कमाते हैं। तो ये विकास का मॉडल उत्तराखंड के सरकार के अधिकारियों का है या सरकार का है। अब राजस एरो स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर प्राइवेट कंपनी को जिस टेंडर के माध्यम से यह काम दिया, उस टेंडर की सारी प्रक्रिया ही गड़बड़ थी। देखिए जो शर्तें रखी थी उसमें बहुत कठोर शर्तें रखी थी कि जो कंपनी इसमें पार्टिसिपेट करेगी तो वो कोई कर ही नहीं सकता था
और राजेश स्पोर्ट्स एडवेंचर कंपनी जो है, इन ये और इसके साथ जो दो कंपनियां, उस दिन ठीक जिस दिन टेंडर हुआ उस दिन शर्तों को बदल दिया गया। उस दिन शर्तों में जोड़ा गया कि जो MSME जो स्टार्टअप कंपनियां होती हैं, स्मॉल स्केल की कंपनियां होती हैं, वो भी इस टेंडर में आवेदन कर सकती हैं। तो राजस स्पोर्ट्स कंपनी तो शर्तों को पूरा करती थी, लेकिन जो दो कंपनियां जोड़ी गई वो नई कंपनियां थी, वो किसी भी शर्त को पूरा नहीं करती थी। ऐसा करके मिलजुल करके, देखिए आप सभी लोग यहाँ पर जो बैठे, हमारे जो बहुत सीनियर लोग हैं, वो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी को भी जानते हैं। 17 की जो उत्तराखंड में जो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है, जिससे हम ठेके देते हैं, टेंडर पॉलिसी है, वो 17 की प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है। ये सारा का सारा प्रोक्योरमेंट पॉलिसी का उल्लंघन था। तो इस तरह से यह है कि अब सबसे बड़ी बात यह है कि इन तीनों कंपनियों के बुक ऑफ अकाउंट्स के कार्यालय एक ही स्थान पर हैं, जो है द्वितीय फ्लोर, दीक्षा भवन, पतंजलि योगपीठ, महर्षि दयानंद ग्राम, बहादुराबाद है। और जो ये राजस एरो स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसका जो पता है ग्राम भवन, नीलकंठपत्ती, उदयपुर तल्ला, यमकेश्वर, पौड़ी, गढ़वाल का है। अब आप पौड़ी के अगर कोई लोग हों तो मेरा आपसे आग्रह है, या आप लोग पत्रकार हों, कि ये देख लें कि भवन में कौन सी पर्यटक गतिविधियां हो रही हैं कि भवन में रजिस्टर्ड कंपनी को इतना बड़ा काम इन्होंने दे दिया। देखिए, इस टेंडर को प्रकाशित करते समय पर्यटन विभाग ने टेंडर में भाग लेने के लिए कड़ी शर्तें रखी थी, लेकिन ठीक टेंडर के दिन अपर मुख्य कार्याधिकारी UTB कर्नल अश्वनी पुंडीर के एक साधारण आदेश द्वारा MSME कंपनियों को भी इस टेंडर में भाग लेने की अनुमति दे दी। अब कोई भी बता सकता है कि बिना अनुभव के स्टार्टअप कंपनियों को इस उत्तराखंड में साहसिक पर्यटन का विकास कैसे कर सकती हैं। इस तरह खरगों की इस भूमि को 15 साल के लिए देने के लिए टेंडर में भाग लेने वाली एक ही पारिवारिक कंपनियों में से एक राजस एरो स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर प्राइवेट लिमिटेड की सभी कंपनी को काम दे दिया गया है ना। अब मेरा यह है कि देखिए इस तरह, देखिए जो सबसे जो इसमें अगर कानूनी आप बातें जानना चाहते हैं तो उत्तराखंड सरकार का वित्त अनुभाग 7 का एक 17 का जीओ है, उत्तराखंड अधिप्राप्ति प्रोक्योरमेंट नियमावली है, इसका घनघोर उल्लंघन करके ये काम किया गया है। इस कंपनी को जमीन देने की पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी थी। इस पटकथा में भी बहुत बड़ा घोटाला और नियम विरुद्ध कार्य पर्यटन विभाग ने कर दिए थे, उनका खुलासा करने के लिए कई दिन चाहिए। इस तरह उत्तराखंड के मसूरी जैसे हिल स्टेशन में खरगों की जमीन एक बेनामी सी कंपनी, जिसका संबंध उत्तराखंड में जमीनों के सबसे बड़े सौदारक घरों में से एक ग्रुप से है, को उत्तराखंड सरकार के काबिल अधिकारियों ने पर्यटन विकास के नाम पर दे दिया। 2018 में उत्तराखंड जमींदारी विनाश अधिनियम से में जो 2 परिवर्तन किए गए थे, उसका सबसे बड़ा फायदा उठाने वाला भी यही समूह है। जो मैं आपको PDF फाइल दूंगा उसमें आप देख लीजिएगा। देखिए, आधा का से अधिक काम आपके लिए, और आपके लिए 1 महीने के लिए दर्जनों स्टोरी तैयार हैं। हम जो PDF में आपको मसाला दे रहे हैं, आप ढूंढिए। हम किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन आप जब कंपनी के नामों में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की लिस्ट में जानेंगे तो आप देख लेंगे कि कितना बड़ा षड्यंत्र इस सरकार ने किया है, किन लोगों को ये सरकार उत्तराखंड की जमीन देने जा रही है। इस जमीन को कब्जा में लेने के बाद इस दुर्दान कंपनी ने सबसे पहले इस जमीन से लगी जमीनों और मकानों तक जाने वाले 200 साल से पुराने रास्ते बंद कर दिए, जिसे खुलाने के लिए स्थानीय निवासी आज भी संघर्ष कर रहे हैं। देखिए, आप लोगों के सामने जब भी ये मामला आया होगा, जॉर्ज एवरेस्ट वाला, मेरे सामने भी जब आया तो इसके बारे में यही कहा गया कि साहब हमारा रास्ता बंद कर दिया गया। लेकिन रास्ता बहुत छोटी बात है, ये तो खरबों की जमीन औने पौने दाम में किसी कंपनी को देने का षड्यंत्र था। कंपनी 3 घंटे की पार्किंग के लिए 400 रुपये वसूलती है और इस सड़क पर चलने के लिए 200 रुपये का किराया प्रति व्यक्ति लेती है। कंपनी ने इस जमीन से जो बिनोग हिल वर्ल्ड सेंचुरी, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो जमीन पड़ती है बिनोग हिल वर्ल्ड सेंचुरी, बिना अनुमति के व्यावसायिक हेलीकॉप्टर संचालन किया, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदेश से बंद हो गया। लेकिन आज भी इस कंपनी से, इस भूमि से हेलीकॉप्टर संचालन हो रहा है। इस भूमि पर जॉर्ज एवरेस्ट जैसी बेशकीमती हेरिटेज प्रॉपर्टी भी है। आपने जो जहाँ जॉर्ज एवरेस्ट रहते थे वो हेरिटेज हाउस है और इसी जमीन पर वो भी है। देखिए, अब आप कहेंगे साहब केदारनाथ से क्या संबंध है?
सरकार ने पिछले साल केदारनाथ के लिए भी राजस एरो स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर प्राइवेट लिमिटेड को, देखिए केदारनाथ में 9 या 10 हेली कंपनियां काम कर रही हैं, फ्लाइंग करती हैं, उन सबको हटा करके सरकार क्या कोशिश कर रही थी कि राजस एरो स्पोर्ट्स एंड इसी कंपनी को पूरा का पूरा काम देने की अनुमति देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन विरोध के बाद इस विचार को बदल दिया गया। दूसरा क्या है, जो हम जमीन की बात कर रहे हैं, सरकार की नजर मसूरी के बाद रुद्रप्रयाग जिले के स्विट्जरलैंड के नाम से जाने वाले चोपता की बेशकीमती और उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है जमीन पर है, इसलिए वहां के स्थानीय बेरोजगारों को उजाड़ने का काम भी कर रहे हैं। तो मैं इसीलिए ये कह रहा हूं, मैंने इसीलिए इस मामले को, एक मामला देखिए ये एक मामला, अच्छा मैं आपका अधिक समय ले लूंगा। देखिए आप लोगों की जो, एक तो मैंने आपको ये बताया गया कि ये जो कानून है, इस कानून का 143 और 154 आपने देखना है, और दूसरा ये जो एक थोड़ा सा मैं आपका समय और लूंगा। देखिए यहाँ पर बहुत ही वरिष्ठ हमारे नेतागण हैं जिनको विधायी प्रक्रियाओं का और सरकार में रहने का सालों का अनुभव है। आदरणीय हरक सिंह जी उत्तर प्रदेश के ज़माने में भी मंत्री रहे हैं। देखिए ज़मीन संबंधी मामलों में कानून में परिवर्तन बहुत सोच समझ कर होता है, लेकिन उत्तराखंड ऐसा दुर्भाग्यशाली राज्य है कि जहां 18 के बाद 11 कानून में 11 परिवर्तन उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। हर परिवर्तन किसी न किसी को फायदा देने के लिए किया है। सबसे पहले ये जो 18 वाला जो परिवर्तन है, ये 18 के परिवर्तन में जो 143 और 154 धारा में जो परिवर्तन किया गया, उससे तो किसी भी कंपनी और किसी भी व्यक्ति को 12.5 एकड़ से अधिक जमीन व्यावसायिक कार्यों के लिए दिया गया। ये परिवर्तन भाई त्रिवेंद्र सिंह जी की सरकार में किया गया था, लेकिन इसमें एक क्लॉज देखिए, आप ध्यान से देखिएगा कि जो ये 143 में 143 कॉ जोड़ा गया। 143 कॉ में ये था कि अगर व्यावसायिक प्रयोजन से ली गई भूमि का प्रयोग व्यावसायिक प्रयोजन या औद्योगिक प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा तो वो जमीन सरकार में नहीं हो जाएगी। मैं देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार के लोगों ने इस कानून का बहुत ज्यादा प्रचार किया। भाई त्रिवेंद्र सिंह जी से हमारी कोई निजी दुश्मनाई नहीं है। मेरा ये कहना है कि अगर भाई त्रिवेंद्र सिंह जी ने जमीनों के मामले में पाप किया है तो आज इस समय के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने महापाप किया। आप कहेंगे महापाप क्या हुआ है? जो धारा 143 को 18 में त्रिवेंद्र सिंह जी ने जोड़ी थी कि भाई माना कोई इंडस्ट्री के लिए जमीन लेगा और इंडस्ट्री नहीं खोलेगा, वो धारा आदरणीय, ये देखिए 22 का संशोधन है। मैं हर संशोधन पे नहीं जाऊंगा। देखिए मुझे समय होता तो मैं आपको ये दिखाता कि प्रदेश के नौकरशाहों ने जो जमीन पौधा के नजदीक ली है, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप भी गए होंगे और जिसमें प्रॉपर्टी डीलर ने सीना तान के कहा था कि मैंने प्रदेश के कानून के हिसाब से जमीन ली है। देखिए प्रदेश का कानून हर बार, प्रदेश का भू कानून उत्तराखंड उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 को जब मर्जी आई, जब सरकार ने देखा किसी विधवा के नाम पर या किसी विधवा के परिवार के नाम पर देहरादून में 500 बीघा से अधिक जमीन है, तो सरकार ने विधवा को भी हिस्सेदार बना दिया। आप सब लोगों को ये प्रचारित किया गया कि हम विधवाओं को अधिकार दे रहे हैं। देखिए विधवाओं को कोई अधिकार नहीं मिला। पहले मैं अपनी इस बात पर आता हूं, जो 143, आप कहेंगे पुष्कर सिंह धामी जी ने कौन सा महापाप किया? जो धारा 143 को जोड़ करके आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने ये क्लॉज जोड़ा था कि अगर जमीन का प्रयोग औद्योगिक प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा तो जमीन सरकार में निहित होगी। आदरणीय धामी जी ने 22 में, ये देखिए 22 का संशोधन है, ये मैं सब आपको पीडीएफ के रूप में दे दूंगा। उस धारा 143 का लोप आदरणीय पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने कर दिया। ये मैं आप अधिक कानूनी, क्योंकि ये इतने पेचीदे मामले हैं, मैं आपसे ये आग्रह करूंगा कि आप बार बार लोग मुझे पूछ रहे हैं कि साहब आप ही ने उस दिन बोला। देखिए मेरी रुचि है,
मेरा ये आग्रह है कि सारी पार्टी और सारे विधायक इस मामले में बोलना चाहते, लेकिन सरकार क्या करती है, सरकार जितनी बार ये 11 विधेयक लाए हैं, सरकार ने बवाल करा दिया। सदन में उस समय ये विधेयक आए हैं कि जब सदन में बहिर्गमन हुआ था, और कई दिनों तक ये विधेयक किसी के नजर में ही नहीं आया। जैसे आप देखेंगे आज भी जो आदरणीय विधायकों की पेंशन और भत्ते और पूर्व विधायकों की पेंशन और भत्ते का विधेयक आप किसी के पास नहीं है किसी ने देखा अभी तक के? तो जैसे उस विधेयक को किसी के सामने नहीं लाया गया, वैसे इन विधेयकों को पास करते समय इसको पब्लिक प्लेटफॉर्म में नहीं लाया गया। तो मेरा ये कहना है कि ये मैं आपको सारे जो विधेयकों में परिवर्तन हुआ है, इन सारे परिवर्तनों को हम पीडीएफ के फॉर्मेट में दे रहे हैं। इन विधेयकों में परिवर्तन के बाद 58 मामले हरिद्वार के, आप देख लीजिएगा किन किन ग्रुपों को सैकड़ों बीघा, सैकड़ों हेक्टेयर जमीन दी है। आपकी खुद की अंतर्दृष्टि होनी चाहिए, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कौन कौन लोग हैं। 53 मामले पौड़ी जिले के हैं। देखिए लंबी लिस्ट है, और मैं अभी ये दावा कर रहा हूँ, बहुत कोशिश के बाद, देखिए सरकार के लोहे के कवच से सूचना निकालना बहुत मुश्किल होता है। आप लोग पत्रकार हैं, हम सिर्फ 35% मामलों में इन सूचनाओं को निकाल सके हैं। आप खुद एनालाइज कर लीजिएगा, इनमें सबसे बड़ा फायदा लेने वाले लोग कौन हैं, और सरकार, उत्तराखंड की सरकार ने उत्तराखंड की जमीन औने पौने दामों पर किन समूहों को दी है। और जॉर्ज एवरेस्ट का मामला भी आपके पास है, सब आपको हम सारे फॉर्मेट में ये सब दे रहे हैं। और मेरा ये कहना है कि मैं इसलिए आज भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, इसके बाद सरकार की नज़र केदारनाथ विधानसभा की चोपता की बेशकीमती ज़मीनों पर है। सरकार वहाँ की हेली कंपनियों के बदले, सारी कंपनियों के बदले एक कंपनी को काम देना चाहती है। सरकार बद्रीनाथ और केदारनाथ के सारे, सरकार के इन कानूनों के परिवर्तन के कारण बद्रीनाथ, केदारनाथ और सारे पर्यटकों की जो महत्वपूर्ण ज़मीनें सारी बिक गई हैं। इसलिए मेरा कर्तव्य था कि मेरे सामने जैसे ये डेटा आया, मैं आपके सामने शेयर करूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। अभी हमारे सभी नेताओं के साथ सब उनको पीडीएफ में दे देते हैं, अपने आप भारतीय जनता पार्टी के सरकारी अगर नाम लेंगे तो कोई छापेगा नहीं। जो सशक्त नेताओं की बात की है, उसके द्वारा ये जो सशक्त भूखानों की बात करती है, उसका असली चेहरा उजागर किया है। और हमारी लगातार मांग रही है कि सशक्त भूखानों से पहले मूल निवास पर भी चर्चा होनी चाहिए। और हम लगातार कहते रहे कि राज्य निर्माण की परिकल्पना क्या थी, यहाँ पर यहाँ के जल, यहाँ की जमीन, यहाँ के जंगलों पर उत्तराखंड के जनमानस का पहला हक होना चाहिए। और उत्तराखंड में बात राज्य निर्माण की परिकल्पना की शहीदों का और लगातार जमीनों को औने पौने दामों पर बेचने का काम सरकार करती रही है। और मुफ्त में भी जमीनें दी गई हैं। अभी जॉर्ज एवरेस्ट की बात हो रही थी, तो बहुत बड़ा मामला है, बहुत बड़ा घोटाला है। और इससे भी उससे जिन्हें जमीनें दी गई हैं, उन्होंने लैंड यूज, जिस उद्देश्य के लिए जमीनें दी गई थी, उसका दुरुपयोग किया। लैंड यूज चेंज कर दिए गए। अगर जमीनें सत्ता के नाम पर दी गई हो या स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर जमीनें दी गई हो, लेकिन वहां पर आप दिखाई देते हैं होटल दिखाई दे रहे हैं, रिजॉर्ट दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, गाँव दिखाई दे रहे हैं। तो ये जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की करने और करने में बड़ा फर्क है। और आज इसीलिए हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं ने
यहाँ पर आपके सामने कुछ बिंदुओं का जिक्र किया है मनोहर रावत जी ने, एक लंबी फहरिस्त, और हमें विश्वास है कि आप सभी हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, प्रिंट मीडिया के प्रमुख पत्रकार यहाँ पर मौजूद है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा क्योंकि आप की कदम में बहुत बड़ी ताकत है और जनमानस आज उत्पीड़ित है, संघर्ष कर रहा है और जिस तरह से ऋषिकेश में आम जनता सड़कों पर उतरने में मजबूर हुई है और सरकार पर विश्वास उठ गया है आपके जनमानस का, तो निश्चित रूप से कांग्रेस पूर्ण तरीके से सशक्त कानून की मांग करती है। हमारे सुझाव भी हम देंगे और पहले मूल निवास पर सरकार को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। और मैं चाहूँगा कि हमारे आदरणीय पूर्व अध्यक्ष भोजलाल जी, आदरणीय रावत जी, आदरणीय अध्यक्ष रावत जी, आदरणीय अध्यक्ष रावत नहीं ठीक है। सम्मानित साथियों, अभी मनोहर रावत जी ने जो उत्तराखंड सरकार की भूमि खुर्द की जा रही है, नियमों के विरुद्ध की करोड़ों रुपए की भूमि कौड़ियों के दाम पर बेची जा रही है, उस तथ्य को पूरे आंकड़ों के साथ, और उन्होंने खुद ही कहा कि केवल ये 35% ही मामले वो उजागर कर पाए अपनी प्रेस नोट में, अपनी बात में। इसका सीधा सा तात्पर्य है कि पूरे उत्तराखंड को वो कानून के दांव पेच में फंसाकर मन मुताबिक कानून में परिवर्तन करके उत्तराखंड की भूमि को, सरकारी भूमि को खुर्द किया जा रहा है। एक बात मैं हमेशा कहता हूं कि उत्तराखंड में माननीय नारायण तिवारी जब मुख्यमंत्री थे, मैं राजस्व मंत्री था, 2003 में एक अच्छा कानून बना था कि 250 मीटर से अधिक कोई भी व्यक्ति उत्तराखंड के बाहर का कोई भी व्यक्ति जो उत्तराखंड का मूल निवासी नहीं है वो भूमि नहीं खरीद सकता, 250 मीटर से ऊपर नहीं खरीद सकता। ये दुर्भाग्य है कि तिवारी जी ने उत्तराखंड में कानून बनाया था, लेकिन उस कानून का लगातार दुरुपयोग हो रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय हाई कोर्ट ने देहरादून जिले में 143 पर प्रतिबंध लगाया था, बाद में केवल 143 रेजिडेंशियल के लिए अनुमति दी थी। एसडीएम को केवल 143 में रेजिडेंशियल के लिए ही अनुमति है, कॉमर्शियल गतिविधियों के लिए देहरादून जिले में कोई अनुमति नहीं है, लेकिन लगातार उसका भी 143 में दुरुपयोग हो रहा है। अगर हम ईमानदारी के साथ अगर 2003 के भू कानून को ही ईमानदारी के साथ अगर उसका प्रयोग करें तो उत्तराखंड में भू कानून की बहुत आवश्यकता नहीं है। वो कानून बहुत सशक्त कानून है, इतना सशक्त कानून है कि उत्तराखंड के लोगों को भी उससे दिक्कत हो रही है। मैंने जब पिछली सरकार में मैं मंत्री था, मैं गैरसैंण में इस विषय को उठाया था कि 2003 के कानून के कारण उत्तराखंड के जो मूल निवासी उनको भी दिक्कतें होगी। उदाहरण के लिए आपकी अपनी जमीन है, आज कोई ट्रस्ट, कोई सोसाइटी, कोई कंपनी बनाते हैं और उस पे एग्रो फार्मिंग या एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, कोई इको टूरिज्म की कोई काम करना चाहते हैं, तो आपको भी उसी नियम के तहत जाना पड़ेगा, प्रदेश सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी जो उन 2013 के 3 के कानून के तहत। मेरी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी मंत्रिमंडल की और मैंने उसमें सिफारिश की थी कि अगर 50% से अधिक उत्तराखंड के मूल निवासी और अपनी खुद की जमीन पर कोई स्कूल बनाना चाहते हैं, एग्रो फार्मिंग करना चाहते हैं,
कोई एग्रो इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, ये कोई टूरिज्म का कोई काम करना चाहते हैं, कॉटेज बनाना चाहते हैं, तो उनपे 2003 का ये कानून लागू नहीं होना चाहिए। बस शर्त ये होनी चाहिए कि वो मूल निवासी हो और खुद का ट्रस्ट हो, खुद की कंपनी हो। लेकिन मंत्रिमंडल की कमेटी की जो सिफारिश भी मुख्यमंत्री धामी कह जानबूझकर दरकिनार की गई, कहना पटवारी हर साल जिससे कि जो बंजर भूमि होती है अगर उत्तराखंड के मूल निवासियों को भी कोई कारोबार करने के लिए अनुमति लेनी पड़ेगी, वो कौन सी और मजबूर होकर उनको भी किसी बाहर के व्यक्ति वही तरीका वही प्रोसेस उनको भी अपनाना पड़ेगा जो दिल्ली, बम्बई या बाहर के लोगों को अपनाना पड़ेगा। उससे उत्तराखंड के लोगों को दिक्कतें होंगी। उत्तराखंड का कोई व्यक्ति अपनी खेती पर कोई कारोबार नहीं कर पा रहा, कोई कॉटेज एडवेंचर टूरिज्म, कोई टूरिज्म नहीं कर पा रहा, पटवारी करता हूँ मुख्यमंत्री कह रहे हैं और जानबूझकर उसको कानून को मंत्रिमंडल को समिति की सिफारिश को भी दरकिनार की इसलिए किया गया कि जिससे कि उत्तराखंड के लोग कोई कारोबार न कर पाए और उनको भी बाहर के लोगों का सहारा लेकर फिर कारोबार करना पड़े। तो मैं ये बहुत बड़ी बात अभी माननीय मनोज राउत जी ने उठाई है और निश्चित रूप से जिस तरह जमीनों का खुरदबुर हो रहा है और एक आज फिर जैसे 1994 में उत्तराखंड का आंदोलन कोई किसी राजनीतिक दल का आंदोलन नहीं था। वो आंदोलन मैं तो विधायक था उस समय पौड़ी से शुरू हुआ था उत्तराखंड का आंदोलन 1994 का। दिल्ली और लखनऊ जंतर मंतर पर हमने 6 साल उत्तराखंड राज्य के लिए मैंने एक गैर राजनीतिक संगठन उत्तराखंड जनता मोर्चा बनाया था और उसने संघर्ष भी किया। तो मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि आज फिर 94 के बाद राज्य बने 24 साल के बाद फिर उसी तरह का माहौल उत्तराखंड में बन रहा है और इसमें कहीं ना कहीं हमारी सरकार जो वर्तमान सरकार है, क्योंकि प्रदेश में भी वही सरकार है, केंद्र में भी वही सरकार है, तो कहीं ना कहीं आज निश्चित रूप से उत्तराखंड के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है और इसलिए आज ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष और मनोज जी ने, यशपाल आर्य जी ने अभी आपके बीच में कहा, आज निश्चित रूप से ये बहुत गंभीर विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। मनोज जी ने बहुत गंभीर विषय उठाया है और आदरणीय यशपाल आर्य जी और बड़े भाई हमारे आदरणीय रावत जी ने एक्सप्लेन किया है काफी कुछ, क्योंकि आप कमेटी के अध्यक्ष भी रहे हैं। मुझे केवल 2-3 बिंदुओं पे आपसे बात करनी है। एक तो जो मनोज जी ने जॉर्ज एवरेस्ट का और एक एरो स्पोर्ट्स कंपनी का जिक्र किया, अत्यंत गंभीर है और वहाँ के लोकल लोग बहुत परेशान हैं। मुझे केवल 2 चीजों में आपका ध्यान आकर्षित करना है। एक तो सन 61-62 तक आपने देखा होगा बंदोबस्ती चली, मतलब यूपी के टाइम से 61-62 के बाद से बंदोबस्ती नहीं हुई, जिसकी वजह से हमारे मूल जो लोग हैं यहाँ के रहने वाले उनको बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं, परेशानी है। बंदोबस्त जल्दी से जल्दी सरकार को करना चाहिए, बंदोबस्ती लागू हो ताकि काम हो। आपने देखा होगा एक आंदोलन चल रहा है हमारे सीमांत प्रदेश में, धारचूला से अगर आप ऊपर जाते हैं गुंजी और उसके आगे की एरिया में, वहाँ आंदोलन के 2 बिंदु हैं। एक तो टूरिज्म के साथ मिलकर जो कुमाऊं मंडल विकास निगम दिल्ली की कंपनी से सीधे हैली से लोगों को लाके, यही कंपनी है, हैली से वहाँ लाया जा रहा है और दर्शन करा के वापस दिल्ली पहुंचाया जा रहा है। बीच के लोग सब गायब कर दे। वहाँ के जो लोकल कंपनीज हैं, जो लोकल वेंडर्स हैं, उनको कहीं इन्वॉल्व नहीं किया है। हमारा धारचूला का, पिथौरागढ़ का, गुंजी का, आसपास के क्षेत्रों के लोगों का रोजगार चौपट कर दिया है। दूसरा, पर्यावरण को बहुत बड़ा नुकसान किया। उसमें भी यही कंपनी है जिसके साथ कुमाऊं मंडल विकास निगम का टाइप है। दूसरा, उसमें इस भूमि वाले विषय पे ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें क्योंकि बंदोबस्ती तो 61-62 के बाद हुई नहीं और जितने रिफॉर्म्स वहाँ किए गए 62 के युद्ध के बाद, जब नेहरू जी को और हमारी कांग्रेस के लोगों को, नीति निर्धारकों को लगा कि चाइना हमारे जो नजदीक, हमारे जो बॉर्डर के लोग हैं उनको अपने ओर को कर रहा है, उनको लुभा रहा है, तो कुछ वहाँ मदद की गई, इमदाद दी गई, जमीनों में कृषि का अधिकार दिया गया, उनके लिए कुछ ST OBC इस तरीके के कुछ कानून बनाए गए। लेकिन इधर क्या हो रहा है,
हालिया दिनों में, क्योंकि पटवारी गया नहीं, तहसीलदार गया नहीं, क्योंकि वहाँ जाने में इतना टाइम लगता है, तो वो आज तक उनके नाम में नहीं चले। अब उन जमीनों को सरकार ये कहते हुए कि ये तुम्हारी जमीनें नहीं है, इनको हम अर्धसैनिक बलों को, सैनिकों को, मतलब फौज की वो बनाई जा रही है, और लोगों की पुश्तैनी जमीन जिनमें वो 3 पुश्तों से 4 पुश्तों से रह रहे हैं, उनको सरकार निहित कर रही है, जिससे वहाँ भारी आक्रोश है, जिससे कल को आने वाले समय में सामरिक दृष्टि से भी भारत को नुकसान होने की संभावना है। दूसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आजकल धामी जी अपनी बड़ी पीठ थपथपा रहे हैं। वो कहते हैं हमने राजा भैया की जमीन को जो है सरकार में निहित कर लिया कि ये सब बंजर पड़ी है। यहाँ आप लोग जितने मेरे सामने हैं, मेरे साथ बैठे हैं, और जो पर्वतीय क्षेत्र से रहने वाले, मेरे ख्याल से सबकी 80 से 90% जमीन आज बंजर है, क्योंकि खेती बंद हो गई। किस तरीके से खेत इस समय छूटे हैं, बंदरों से परेशान, सुअर से परेशान, पानी की कमी, सिंचाई नहीं हो रही, तो ज़्यादातर लोगों ने अपने खेत जो है बंजर छोड़े में हैं। तो राजा भैया की हो रही, कल को हम सबकी भी निहित करेंगे। तो जो पटवारी का काम है उसको करके अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। उसके अंदर की स्टोरी भी है, क्योंकि राजा भैया और उनकी पत्नी में तलाक का मामला चल रहा है। हो सकता है कि भाई ने बड़े भाई से कह दिया हो या छोटे भाई से कह दिया हो, भाई इसको थोड़ा परेशान कर दे, तो ये भी एक पहलू हो सकता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, एक तो बंदोबस्ती होनी चाहिए, दूसरा जो बंजर ज़मीनें हैं उनका सदुपयोग कैसे हो, इस पर सरकार को काम करना चाहिए। और जो मनोज भाई की चिंता है, जॉर्ज एवरेस्ट से लेके दुधा तमाम हमारी ज़मीनों का खुरदुड़ करना, यही यहाँ तक कि आपसे मैंने 2 चीज़ें पहले एक प्रेस में कही थी। एक तो जो हमारा ये सहजदारा रोड में एक मामला बीजेपी के पार्षद ने उठाया था, जिसमें 6 बीघा ज़मीन को लेकर उन्होंने बात की थी, जो सूचना के अधिकार पे 2 कुछ पाई गई, लगभग 3 बीघा पाई गई। लेकिन आज तक सरकार ने सिद्धार्थ एजुकेशनल सोसाइटी वाला जो मामला है, उसको आज तक सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। आप लोगों ने छापा, आप लोगों ने दिखाया, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरा, एक देहरादून के थाने की बगल की जमीन को नगर पालिका की मदद से खुर्द-पुर्द किया गया, उस पर भी आज तक सरकार ने कोई काम नहीं किया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की असली नीयत है। अब मैं आदरणीय गुदियाल जी जो हमारे पूर्व अध्यक्ष जी हैं और हमारे सांसद के प्रत्याशी भी रहे, आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपना भी इसमें कुछ ज्ञान हमको दें। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आदरणीय प्रदेश कांग्रेस के सम्मानित अध्यक्ष जी, हमारे बीच आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस प्रेस वार्ता के मुख्य प्रवक्ता श्री मनोज रावत जी, हमारे आदरणीय बड़े भाई पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर आरएस रावत जी, और हमारे मुख्य प्रवक्ता गरिमा जी, और सम्मानित पत्रकार साथियों, इस पूरी प्रेस वार्ता का मजमून निश्चित रूप में आप सबने ग्रहण कर लिया। मैं सिर्फ इसको थोड़ा रोचक तरीके से रखना चाहता हूँ, और वो रोचक तरीका ये है कि उत्तराखंड की सरकार बहती हुई नदी के पास बगुला भगत जैसे खड़ा रहता है, और मछली के रूप में जब कोई मौका वहाँ से गुजरता है तो तत्काल वो बगुला भगत मत्स्य आखेट के लिए चोंच मारकर अपना फायदा उठा लेता है। ये मजमून ये है। मैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के करीब 15 दिन पहले के उस वक्तव्य पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम भू कानून, एक मजबूत भू कानून के लिए हम विधानसभा में कानून लाएंगे और विधानसभा में इसको पारित कराएंगे। हम सब ने उसी दिन कहा था कि अगर मुख्यमंत्री जी को लग रहा है कि गलत हो रहा है और उसको रोकथाम के लिए कानून लाएंगे, तो मुख्यमंत्री जी के पास तत्काल उस गलती को रोकने के लिए अध्यादेश का रास्ता था। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने उस दिन अध्यादेश न लाकर 6 महीने के लिए लोगों को टाइम दिया कि भाई खबरदार, कानून आने वाला है, इसलिए आ जाओ हमारी दुकान में, लाइन लगाओ। ये संदेश था। और आज मनोज रावत जी के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से हमारा वो शक निश्चित रूप में सत्य में साबित हो रहा है। मनोज रावत जी को ये श्रेय जाता है। आज तो पूरा उत्तराखंड आंदोलित है कि साहब एक प्रभावी भू कानून बनना चाहिए, लेकिन उत्तराखंड की विधानसभा में सरकार के द्वारा जब ये पाप कृत्य किए जा रहे थे भू कानूनों को शिथिल करने का, मनोज रावत जी ने विधायक के रूप में एक सशक्त आवाज के खिलाफ उठाई
रास्ता दिखाने का काम किया। और मुझे खुशी है इस बात की कि उनके दिखाए हुए उस रास्ते पर आज तमाम संगठन, चाहे कोई राजनीतिक दल हो चाहे कोई भी हो, आज उन्हीं के दिखाए रास्ते पर सरकार के सामने सीना तान कर एक प्रभावी भू कानून की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी जी ने जो 15 दिन पहले बात कही, मुझे मुख्यमंत्री धामी जी के राज्य के हितों के प्रति निष्ठा पर गहरी शंका है। और शंका ये है कि मुख्यमंत्री जी ने जब पूर्व के मजबूत प्रावधानों को शिथिल किया, बहुमत का लाभ उठाकर, विधानसभा में उनका बहुमत है, और इस बहुमत का लाभ उठाकर 143 का को समाप्त किया। रावत जी 143 का है ना, 143 को खत्म करी। 143 का वो है, वो प्राविधान है जिसमें ये निहित है कि अगर वो व्यक्ति इस भूमि का उपयोग जिस काम के लिए वो खरीद रहा है वो काम उस पर नहीं करेगा तो वो सरकार में निहित हो जाएगी। सरकार की निष्ठा पर प्रश्न है। मुख्यमंत्री धामी जी के उत्तराखंड के हितों के प्रति जो उनके वक्तव्य और उनके कार्य में जो फर्क महसूस हो रहा है वो ये है कि बोलने के लिए तो बोल रहे हैं कि हम प्रभावी भू कानून बनाएंगे, लेकिन करने के लिए विधानसभा में बहुमत का सहारा लेकर उन्होंने उन मजबूत प्रावधानों को समाप्त करने का काम किया। मैं मांग करता हूं कि उत्तराखंड में एक न्यायिक आयोग बनना चाहिए और वो न्यायिक आयोग सत्ता में बैठे हुए ऐसे लोगों को चिन्हित करे जिन्होंने उत्तराखंड के साथ खिलवाड़ किया, और तब तक धामी जी अपने पद से इस्तीफा दें। ऐसे नहीं चलेगा। ये क्या बात हुई? ये तो ऐसे हो गया कि पहले पाप करो और उसके बाद एक यज्ञ कर दो कि हमारे पाप खत्म हो गए। ये चलेगा क्या? जो दिल्ली में केदारनाथ धाम मंदिर बन रहा था, क्या हुआ उसमें? पहले इन्हीं धामी जी ने उस मंदिर को बनाने की कोशिश की, और जब बवाल फैला, रायता फैलना, जब दिखा कि रायता फैल रहा है, उसके बाद जो है कहा कि अब हम एक्ट बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, सो कर रहे हैं, और हमने साहब ठीक कर दिया। ये भी वही है। ये भू कानून, मजबूत भू कानून लाने की बात भी वही है। पहले के मजबूत भू कानून, हमारे अध्यक्ष जी ने कहा या रावत जी ने कहा कि जो पहले के भू कानून प्रावधान है वो इससे ज्यादा मजबूत हैं, और उन मजबूत कानूनों को शिथिल करके और ये दिखाया गया कि हमने बहुत अच्छे मजबूत प्रावधान इसके लिए तैयार कर दिए। तो इसलिए धामी जी इस पाप के भागी हैं, और भागी ही नहीं, नायक हैं इसके। जो उन्होंने उत्तराखंड के विपरीत, उत्तराखंड के हितों के विपरीत किया। जॉर्ज एवरेस्ट का प्रकरण आपने सुना होगा कि कितने एकड़ जमीन है जॉर्ज एवरेस्ट में? 12.5 एकड़। नहीं, 12.5 नहीं सर, जॉर्ज एवरेस्ट की तो 700 बीघा जमीन है। 700 बीघा जमीन मसूरी सरकारी रेट के हिसाब से 2500 करोड़ की जमीन है वो, और उसमें 23 करोड़ रुपया बैंक से लोन लेके, मतलब एडीबी से लेके उसका डेवलपमेंट किया जाता है, और उसके बाद गुपचुप प्रक्रिया के तहत एक कंपनी को 15 साल के लिए दे दिया जाता है 1 करोड़ रुपए। मतलब अगर 1% भी अगर साल का उसका देखें तो भी 1 करोड़ से कहीं ज्यादा बैठेगा। लेकिन ये किसी व्यक्ति का हित नहीं, ये सत्ता में बैठे हुए लोगों के हित के लिए सब काम किया गया, और उत्तराखंड के बेरोजगारों के गले में पैर रखकर इस प्रकार के कृत्य करके हम सबको जो है, हमारे युवाओं का, हमारे माताओं का, बहनों का, यहाँ के नागरिकों का, जिन्होंने अच्छे दिन देखने के विश्वास पर इन्हें वोट दिया, उनके हितों पर कुठाराघात किया गया। आप सब ने यहाँ पर इस प्रेस वार्ता को इसको कवर किया। मैं इसके लिए सभी पत्रकार साथियों का तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। अभी मुझे कोई पत्रकार साथी कह रहे थे कि गोजाल जी आपके पास कुछ मसाला और होगा, इसके अलावा जो मसाला होगा अगली खेप में उसको भून कर परोसा जाएगा। धन्यवाद। रावत जी से मेरा सवाल ये है कि टोटल आपने कहा कि 35% ये 35% आप कह रहे हैं लगभग सामने है, टोटल जमीन कितनी है जो ये 35%? देखिए, ये इसीलिए देखिए बहुत बड़ा डेटा है, मैं 35% भी ये सही नहीं कह सकता हूँ। देखिए, ये 2 जिलों का कुछ सालों का निकाला हमने। 2 जिलों का देखिए, हरिद्वार जिले के 58 मामले हैं। आपको जो पीडीएफ में जोड़ दिया, अभी हम एक ग्रुप में आपको पीडीएफ में जोड़ रहे हैं, दे दिया आप पीडीएफ में हम एक ग्रुप में जोड़ देंगे, तो उसमें आप देख लेंगे, उन कंपनियों के नाम भी देख लेंगे। देखिए, ये नेशनल लेवल की खबर है, इंटरनेशनल लेवल की खबर है।
जैसे जैसे आप उन ग्रुपों के नाम पढ़ेंगे, जब उन ग्रुपों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किन ग्रुपों को फायदा पहुंचाने के लिए। देखिए, ये तो ऐसा है, उत्तराखंड सरकार ने इन मामलों में किसी कंपनी के एजेंट की तरह काम किया। अगर इसका इनका मॉडल ऑपरेंडी देखा जाए, ये लीजिए जो अभी मनोज जी कह रहे थे, वो जो कंपनियां, आपको ध्यान होगा जब हाइड्रो प्रोजेक्ट संधि के समय में हाइड्रो प्रोजेक्ट कंपनियां 800-900 मेगावाट बिजली बेची गई थी, चंडीगढ़ और नोएडा और गुड़गांव के एड्रेस थे, और मैंने बोला वो मेरे को सरकार कि 4 परिवारों को, किसी में चेयरमैन पति था, डायरेक्टर वाइफ थी, किसी में वाइफ डायरेक्टर थी, और चंडीगढ़ और गुड़गांव में जब हमने वो एड्रेस देखे तो सारे फर्जी एड्रेस थे। उन एड्रेस पे, फर्जी एड्रेस पे वो कंपनियां बनाई गई थी। उसी तरह अगर आप जाएंगे, इन जो अभी मनोज जी ने जो कंपनियों का उल्लेख किया है, ये कुछ ही लोगों को फर्जी एड्रेस पर कंपनियां बनाकर ये जमीनें कुछ दी गई है। चलो ठीक है, हाँ जी जी जी, हाँ बोलिए। अभी नेता प्रतिपक्ष जी ने भी जमीनों को लेके बड़ी गंभीरता बताई, भरत सिंह जी ने भी। ये दोनों तो उस कैबिनेट के सदस्य थे जिस दिन वो कैबिनेट में लाया गया। अभी तो हटे वहाँ से। मेरा सवाल तो ना, इन्होंने ना उस दिन नाराजगी जताई, ना कैबिनेट छोड़ी, और आज वो अपनी पूरी श्रद्धा बता रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए, उस 2018 का फैसला गलत हो गया था। जसीला जी, आप सब लोग बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। देखिए, देश में संसदीय परंपरा में ये प्रणाली है कि जब भी महत्वपूर्ण और व्यापक हित के प्रश्नों पे बिल लाए जाते हैं या बिलों में, कानूनों में संशोधन होता है, तो उन कानूनों को परवर समिति को भेजा जाता है, स्टैंडिंग कमेटी को। अगर मैं आपको 11 ये कानून अभी मैं पीडीएफ दे रहा हूँ, आपको कुछ पता नहीं चलेगा। मैं 1 महीने का समय दे रहा हूँ आपको, आप 1 महीने तक खोजबीन करते रहिएगा और उसके बाद मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ। देखिए मैं ये कह रहा हूँ, देखिए जवाब ये है कि कोई भी ऐसे कानून स्टैंडिंग कमेटी के सामने आने चाहिए, ताकि पक्ष और विपक्ष के विधायकों के अलावा जो विशेषज्ञ लोग भी हैं। देखिए, भू कानून को कोई नहीं जानता। अब मैं 143 को तो कोई नहीं समझेगा। मेरी रुचि है, अब मैं आपको अभी बोलूंगी 118 हिमाचल लैंड टेनेंसी एक्ट क्या, तो कोई नहीं समझ पाएगा। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि सरकार को जब भी ऐसे व्यापक महत्व के प्रश्न लाने चाहिए, उनको स्टैंडिंग कमेटी को भेजना चाहिए, ताकि पक्ष और विपक्ष के विधायक उस पर अपनी राय रख पाए। देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट भाई मीटिंग है हम लोगों की, एक्चुअली लेट हो रहे हैं। दसीला जी की बात पे गोदियाल जी ने सही कहा कि लगातार जब प्रताड़ना होती है उसके बाद आदमी पार्टी छोड़ता है, और इसीलिए छोड़ा मंत्री बात करें, पार्टी इसीलिए छोड़ गया। जवाब ये है कि इसीलिए छोड़ के यहाँ है, नहीं कब के छोड़ दिए हैं।